स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज बात सबसे पहले आईपीएस अफसरों की। उनकी एक तबादला सूची आने वाली है, इसको लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। ये तबादला सूची 2-4 दिन में आ सकती है। इसमें बड़े हाई लेवल पर प्रशासनिक बदलाव की एक जमीन तैयार की गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आलोक सिंह डीजी बन गए हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में जो बदलाव की प्रक्रिया है तबादलों की वो तेज हो गई है। डीजी स्तर पर चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समय 4 बड़े विभाग खाली हैं, जिसमें ईओडब्ल्यू, डायल 112, डीजी इंटेलिजेंस और डीजी होमगार्ड का पद, ये 4 पद खाली हैं। इन्हीं पर आने वाले 2-4 दिनों में नई तैनाती होनी है। आलोक सिंह जो कानपुर के एडीजी जोन थे, अब वो डीजी बनकर लखनऊ आएंगे, तो स्वाभाविक है कि जो उनका पद है वो भी खाली हो जाएगा, एडीजी जोन कानपुर वाला। तो ये सूची भले आने में कुछ समय लग जाए, लेकिन लंबी फेरिस्त की तैयारी है। बहुत साफ है कि सरकार इस बार बड़े स्तर पर बदलाव करने की सोच रही है और इस पर मंथन भी चल रहा है। इन कुर्सियों पर नई तैनाती तो होगी ही होगी, साथ ही जो प्रकाश डी हैं, डीजी रेलवे हैं, या जय नारायण सिंह जो इस समय पावर कारपोरेशन के डीजी पद पर तैनात हैं। जय नारायण सिंह के अलावा एलवी एंटनी देव कुमार, चूंकि उनका कुछ होना नहीं, वो तो रिटायर होने हैं। प्रकाश जी और जय नारायण सिंह चूंकि वहीं प्रमोट हुए थे एडीजी से डीजी पद पर और वहीं रह गए, तो उनकी तैनाती में भी सरकार हो सकता है कोई फेरबदल करे या किसी को अतिरिक्त चार्ज एक आध विभाग का दे सकती है, क्योंकि ये बदलाव बड़ा है और चुनाव के पहले ये बदलाव बड़े स्तर पर, खासतौर से फील्ड में या डीजी लेवल पर, यह अंतिम होगा। इसके बाद फिर सरकार इस पर जल्दी ऊपर ध्यान नहीं देगी। एक आध बीच में पद खाली होंगे, वो भरे जाते रहेंगे। तो एडीजी से डीजी रेलवे वाला जो मामला है और एडीजी पावर कारपोरेशन से डीजी पावर कारपोरेशन, इसके अलावा कानपुर जोन, ये सब सूची तैयार है। इस पर किसको बैठाना है ये चर्चा अंतिम दौर में है। जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, अब अभी तक तो रेलवे में एडीजी होता रहा है, डीजी पावर कारपोरेशन तो कई सारे रहे हैं। जय नारायण सिंह को हो सकता है कि सरकार एक आध विभाग का चार्ज और दे। आलोक सिंह आ रहे हैं तो डायल 112 के डीजी बनने तो आ नहीं रहे हैं, वो भी कुछ बड़े पद की उम्मीद लगाए हैं और वो हमेशा बड़े पद पर रहे भी हैं, उनकी सेटिंग भी तगड़ी है। और 1995 का जो बैच है वो पहली बार डीजी बना है। अब इन सब चीज़ों को वो रेस में किसी को पछाड़कर आगे भी जा सकते हैं। हो सकता है वो किसी का विकेट भी गिरा दें, उसकी जगह चले जाएं और वहाँ से किसी को 112 में या होमगार्ड में भेज दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सूची में ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत जल्द 5 मई तक अधिकतम ये तबादला सूची जारी हो जाएगी। अब खबर थोड़ी घपले घोटाले की, क्योंकि मामला सरकार के नाक के नीचे का है। वैसे तो पीडब्ल्यूडी विभाग इतना बड़ा विभाग है कि सड़क बनाने को लेकर, घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन चर्चा में रहता है। लेकिन सरकार जो बजट देती है, इसमें खाली पीडब्ल्यूडी का सड़कें का मामला नहीं है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मेंटेनेंस का भी काम है। खास तौर से जो उत्तर प्रदेश की सरकार जहां बैठती है, सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग लोक भवन जैसी बिल्डिंग का 35-36 हज़ार करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट था। जितना ज़्यादा बजट उतनी ज़्यादा खाने पीने की व्यवस्था। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पहले से ही बालू से तेल निकालने की कला में काफ़ी माहिर हैं।
सड़क बनाते बनाते, घोटालेबाजी करते करते वो अब सरकारी भवनों की मेंटेनेंस तक भी आ चुके हैं, जहां पर चुपचाप आसानी से करोड़ों डकार रहे हैं। इंजीनियर इस बात से भी नहीं डरते हैं कि जिस बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां तो घोटाला न करें। प्रदेश की सबसे बड़ी माने जाने वाली लोक भवन की बिल्डिंग के मेंटेनेंस के नाम पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने काफी लंबा खेल किया है। आप ये कह सकते हैं कि जो काम 10 रुपए का है उसको 100 रुपए का बना दिया गया है। लोक भवन जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसमें मेंटेनेंस ऑन सेंट्रल एसी जिसकी क्षमता 2250 टन की है, वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। इसके वार्षिक यानी कि सालाना अनुरक्षण पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिसमें भारी कमीशनखोरी और घोटाला होता है। हम आप अपने घरों में भी जैसे एसी लगाते हैं और वहां पर जब गर्मी शुरू होती है तो कहते हैं चलो एक बार भाई एसी सर्विसिंग करा लो। इसी तरह से जो बड़े बड़े भवनों में प्लांट लगे हैं सरकार के, सेंट्रल एसी के, उनकी भी सर्विसिंग होती है। कहीं कोई टूट फूट हो, कोई सामान जले तो उनके बाकायदा ईयरली मेंटेनेंस का टेंडर होता है और एग्रीमेंट होता है। लोक भवन के निर्माण का डनहम बुश नामक कंपनी, वहां पर एसी प्लांट लगाने का उसको जिम्मा था, उसी को मेंटेनेंस करना था। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सह पर अब यह काम वोल्टास लिमिटेड को दे दिया गया है, जिस पर हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपया भुगतान किया जा रहा है। हैरत इस बात से होती है कि इसी सेम क्षमता का जिसका वोल्टास 1 करोड़ 20 लाख रुपया ले रहा है मेंटेनेंस का, उसी क्षमता का प्लांट इंदिरा भवन में भी लगा है लखनऊ में, और उस पर जो है खर्चा मात्र 56 लाख रुपया आता है। तो एसी वही है, आपके घर में सर्विस होगी तो 500 रुपया लेगा, सरकारी भवन में सर्विस होगी तो 1200 रुपया लेगा। ये कहाँ सिस्टम है? एक कंपनी लोक भवन में एसी प्लांट को 1 करोड़ 20 लाख रुपया में मेंटेन करती है, उतनी ही क्षमता का प्लांट पीडब्ल्यूडी विभाग के ही अधिकारीगण 56 लाख रुपया में मेंटेन कर रहे हैं इंदिरा भवन में। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि पीडब्ल्यूडी के जो बड़े बड़े अफसर हैं, इंजीनियर हैं, ये क्या देखते हैं? ये सरकार की आंख में क्या खुलेआम धूल झोंक रहे हैं? लोक भवन में इस एसी प्लांट में हो रहे घोटाले की रोकने की जिसके पास जिम्मेदारी है वो है पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग के चीफ इंजीनियर यूके सिंह की। यूके सिंह और उस समय तत्कालीन एक्सीएन उनके हैं मुनेश्वर सिंह। वो मुनेश्वर अब एसी हो गए हैं अधीक्षण अभियंता। ये यूके सिंह हैं जो चीफ इंजीनियर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोक भवन में एसी प्लांट ठीक से चले, वहाँ मेंटेनेंस ठीक से हो और वहाँ पर घोटाला घपला ना करो। लेकिन ये बाज नहीं आए। अब ये जिम्मेदार लोग हैं, इन पर कार्रवाई अजय चौहान जो प्रमुख सचिव है वो करते नहीं हैं। मामला गरमाया तो मेंटेनेंस की राशि इन लोगों ने जो 1 करोड़ 20 लाख थी वो घटकर 1 करोड़ 6 लाख पर आ गई। साफ है कि पहले तो मानकों का उल्लंघन करके टेंडर दो, अपने चहेतों को सेट करो, हल्ला मचे तो सरकार की नज़र में बता दो कि पैसा हमने घटा दिया है। 2018 से लेके 2025 तक मेंटेनेंस के नाम पर सेम प्लांट में करोड़ों रुपया एक जगह जा रहा है, एक जगह लाखों रुपया जा रहा है। कौन सही है, कौन गलत है और इस भ्रष्टाचार पर किनके खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, इस पर अभी तक सरकार ने या पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मुखिया हैं इन लोगों ने कोई सांस नहीं ली है। अब अगली खबर ब्यूरोक्रेसी से हैं तो वो अफसर लेकिन भेदभाव के मारे हुए हैं। अनुभवी भी हैं, काफ़ी सेवा किए हुए हैं, इस उम्मीद में थे कि जीवन का एक सपना है डीएम बनने का, जब आगे जाएंगे प्रमोट होंगे तो बनेंगे तो थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रमोटी आईएएस अफसरों का हाल बेहाल है।
उनका डीएम बनने का सपना चकनाचूर होता जा रहा है। पीसीएस से आईएएस बने अफसरों के लिए जो डीएम की कुर्सी है वो दिवा स्वप्न की तरह हो गई है। वो दिखती तो है पर मिलती नहीं है। आलम यह है कि सरकार ने अभी पिछले दिनों 25 जिलों के डीएम बदले हैं। अगर आप उस सूची को ही देखें तो उसमें मात्र एक प्रमोटेड अफसर ब्रजेश कुमार को औरैया का डीएम बनाया गया है। प्रदेश में 75 जिले हैं इस समय और प्रोन्नत कैडर के 21 डीएम ही इस समय जिलों में तैनात हैं। जबकि एक फार्मूला ये माना जाता रहा हमेशा से कि 33% जिलों के में डीएम के जो पद हैं वो राज्य सेवा से प्रमोट होकर आईएएस बने अफसरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, रखे जाएंगे, उनको दिया जाएगा। लेकिन इस हिसाब पर आज तक कोई सरकार खरी उतरी ही नहीं। अगर आज 75 में देखें तो 21 जिलों में प्रमोटेड सेवा के जिला अधिकारी तैनात हैं। उस हिसाब से 25% के लगभग उनका हिस्सा बनता है। ऐसा आप ये भी सोच सकते हैं यहाँ पर कि सरकार का भरोसा प्रमोटेड कैडर के आईएएस अफसरों पर कम है। इसी को देखते हुए पीसीएस से आईएएस बने अफसरों ने एक आईएएस प्रोन्नत मंच बनाया था। उस मंच में उमेश प्रताप सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वो शाहजहांपुर के डीएम भी रहे। लेकिन भेदभाव फिर भी खत्म नहीं हो पाया। आज याद जरूर लोगों को फिर प्रोन्नत मंच की आ रही है, लेकिन आवाज उठाने में अब वह बेबस महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार ने तबादला किया उसमें 3 जिलों में अदला बदली कर दी प्रमोटेड कैडर में। इंद्रमणि त्रिपाठी को औरैया से मैनपुरी कर दिया, कपिल सिंह को कानपुर देहात कर दिया, अंजनी सिंह को मैनपुरी से लखीमपुर का डीएम बना दिया गया। ये उसी 3 में फेंट दिए गए। बाकी एक नया आदमी गया ब्रजेश कुमार जो औरैया में डीएम बनकर गए। बाकी 21 जिले डायरेक्ट आईएएस अफसरों के हाथ में आए हैं। जिलों में पोस्टिंग के मामले में नौजवान अफसरों ने, आरआर वालों ने प्रमोटी अफसरों को धड़ाम कर दिया है। वो उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये माना जाता है कि सीधी भर्ती के जो अफसर हैं इनकी सेवा काफी लंबी है। जो उनके आका है, बॉस हैं, मुख्यमंत्री के जो निकट अफसर हैं, वो सब सीधी भर्ती के अफसर वहां तक पहुंचते हैं। तो वो अपने कैडर की हित की चिंता करते हैं, उन नौजवानों को आगे बढ़ाते हैं जो आगे चलकर 20-30 साल बाद वहां पहुंचेंगे। प्रमोटेड अफसर का क्या है? उसके पास गिनती के साल होते हैं, किसी के पास 5, किसी के पास 8, किसी के पास 3। तो वो रिटायर हो जाएंगे, उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। एक आध जिला, 2 जिला में डीएम बन लिया, ये उनकी किस्मत है। तो ये भेदभाव, ये अंतर आपको हमेशा दिखता रहेगा। दोयम दर्जे का जो अनुभव है वो पीसीएस से आईएएस बने अफसरों को होता है, क्योंकि वो इतनी उम्र में आ चुके होते हैं कि हरदम सबके सामने हाथ फैलाकर मांग भी नहीं सकते। सम्मान अगर कहीं पर टूट जाता है, खराब होता है, फिर वो दोबारा वहां जाकर अपनी बात रख भी नहीं पाते। तो उच्च स्तर पर बार बार जाने की जो क्षमता है उनकी, वो उतने ढीठ नहीं होते हैं। पीसीएस अफसर अब आज की तारीख में तो ये सोचता है कि वो एडीएम ही रहा है तो भी ठीक है, जिले में सुख सुविधा तो मिली है। सीडीओ के सारे पद आईएएस अफसरों के पास चले गए, डीएम के अधिकतर पद आईएएस अफसरों के पास चले गए सीधी भर्ती के, नगर आयुक्त के अधिकतर पद सब डायरेक्ट आईएएस अफसरों के पास हैं। अगर पीसीएस से आईएएस बन गए तो 80% के लिए तो फिर वो अभिशाप है। भले गांव समाज में आपको हो जाए कि हम आईएएस अफसर हो गए थे, लेकिन जब सचिवालय में बैठ के कागजें पीटना है और कोई जीवन में चार्म नहीं है, जिले में जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो पीसीएस रहते, आईएएस ना बनते। अब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में चल रही चर्चा बदलाव की बयार के बारे में।
बड़े ब्यूरोक्रेट्स का एक बड़ा अपना टसन भी होता है। आज उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर पर बड़े बदलाव की चर्चा तेज है। सब कुछ इस इंतजार में रुका हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके साथ ही प्रमुख सचिव और एसीएस लेवल के जो तबादले हैं उनमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन प्रमुख सचिव और एसीएस लेवल में बड़े बदलाव तबादले के रूप में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये चुनावी साल है। कई सारे मंत्री ऐसे हैं जो अपने प्रमुख सचिवों से संतुष्ट नहीं हैं। वो अपने प्रमुख सचिव बदलवाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सुगबुगाहट चल रही है, कभी भी नंबर आ सकता है, इस इंतजार में सरकार भी रुकी है कि जब नए मंत्री आ जाएं तो फिर उसी हिसाब से पत्ते फेंटे जाएं। इसी सब बदलाव और कयास में एक नाम इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो भी सड़क से निकलकर सीधे पंचम तल में पहुंचने की दौड़ में। मामला पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान का है। अजय चौहान 1998 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनके नाम की चर्चा यह है कि वह पीडब्ल्यूडी छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के स्थान पर जा सकते हैं। इसके पीछे एक तर्क यह दिया जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में जैसे ही कोई नया मंत्री आएगा विस्तार के बाद, तो उससे तालमेल बिठाने के बजाय अजय चौहान को मुख्यमंत्री के विभाग में ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह का विभाग भी बहुत पावरफुल विभाग है। संजय प्रसाद इस पर इस समय मौजूद हैं। वो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव भी हैं और सूचना विभाग के भी मुखिया हैं। अजय चौहान शायद इसलिए भी शिफ्ट होना चाहते होंगे कि पिछले 4 सालों से वो पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं। एक लंबा समय होता है तो वो वहाँ से हटकर फिर मुख्यमंत्री के ही विभाग में रहेंगे। उनकी ट्यूनिंग ठीक है और फिर जब नई सरकार आएगी तो फिर तब तक नई व्यवस्था में नई देखा जाएगी चीज़ें। संजय प्रसाद को हटाने के पीछे इन दिनों ब्यूरोक्रेसी की लॉबी में एक चर्चा और तेज है। तर्क यह दिया जा रहा है कि वह पंचम तल में पहले से हैं। जब पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था तो चुनाव आयोग ने उन्हें गृह सचिव के पद से हटा दिया था। अब इस बार विधानसभा के चुनाव में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो उससे पहले ही सरकार गृह सचिव के पद पर नई तैनाती कर सकती है और इसमें सबसे सुटेबल कैंडिडेट के तौर पर अजय चौहान का नाम उभर कर आया है। अजय चौहान आईएएस होने के साथ साथ उनकी पत्नी पुलिस विभाग में, वो भी 1998 बैच की आईपीएस अफसर हैं, पद्मजा, जो इस समय एडीजी फायर सर्विस के पद पर तैनात हैं। तो पति पत्नी दोनों अखिल भारतीय सेवा के अफसर हैं। पद्मजा चौहान एडीजी फायर सर्विस हैं, अजय चौहान प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी हैं। इन दोनों के सितारे इस समय बुलंदी पर हैं और कहते हैं कि जब खुदा मेहरबान तो चौहान पहलवान। तो चौहान साहब की जो सरलता है पीडब्ल्यूडी में, जो उनकी कामयाबी है, उनको बड़े पद की ओर अग्रसर कर रही है। हालांकि ज्योतिषियों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ उनको हाथ देख के, हो सकता है कुंडली देख के कुछ बताया हो आगे उनका कैसा भविष्य रहेगा। ये जो महीना है, मई का महीना, ये बड़ा खतरनाक महीना है। इसी महीने में गाँव में महिलाएं अपने मायके जाती थी, इसी को लेकर गाना बन गया कि मई और जून का आता है जब, तो अब रंगों भरा महीना आ गया है। इसी महीने से ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े परिवर्तन की भी आहट सुनाई पड़ रही है। मंत्रिमंडल में भी बदलाव की तैयारी है। तो 1 मई देखिए कितने कमाल लेकर आया है और ये कमाल बेमिसाल होने वाला है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको हर बार की तरह
हम साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। मानव जीवन बड़ा पद, कुछ वसूल, सिद्धांत और जनता की सेवा के लिए समर्पित है। लेकिन जैसे जैसे भौतिकवाद हावी हुआ, समय बदला, हर सेवा सिर्फ व्यक्तिगत सेवा तक सीमित रह जा रही है। जिनको बड़ी कुर्सियां दी गई कि तेज फैसले करिए, आम जनमानस को राहत पहुंचाइए, वो सुस्त चाल में चलने लगे, अपनी कुर्सी को बचाने लगे। जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी वो निराश करने लगे। आज इसी पर ये लाइनें सुनिएगा कि ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए, और उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। नमस्कार।